प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। संधि प्रकरण, संधि करना कैसे होता है ये हम आज के अध्याय से पढ़कर जानते हैं। व्याकरणम, दो वर्णों के परस्पर मेल के कारण होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जब बेटा दो वर्ण आपस में मेल खाते हैं, आपस में मिल जाती हैं और उनमें जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है उसमें, उसको हम बोलते हैं संधि। जैसे देखिए विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। अब देखिए यहाँ पे विद्या, विद्या क्या, ये अलग है, पढ़ने वाला, पढ़ाई जो हम पढ़ते हैं वो विद्या है, अर्थी मतलब पढ़ने वाला। अब इन दोनों को हमने एक साथ मिला दिया है, दोनों का अर्थ चेंज हो गया है। विद्यार्थी, विद्या को पढ़ने वाला, ये हमारा एक साथ हो गया, तो ये क्या हो गया? संधि, जिसमें अर्थ ही परिवर्तन हो जाता है जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं। यहाँ विद्या के आ जमा अर्थी के अ के मेल से यह परिवर्तन हुआ, अतः यह संधि है। संधि के तीन भेद होते हैं। हम पढ़ते हैं अब आगे। संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के भेद तीन। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में पढ़ेंगे हम जहाँ स्वर का प्रयोग होगा, और व्यंजन संधि में जहाँ पर व्यंजनों का प्रयोग होगा, और विसर्ग में जहाँ विसर्ग का प्रयोग होगा। सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्वर संधि। दो स्वर वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यहाँ स्वर संधि के प्रमुख भेदों की चर्चा की जा रही है। तो स्वर संधि क्या होगा? जहाँ पर दो स्वर जो हमारे स्वर हैं वो मिल जाते हैं और जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसे हम कहेंगे स्वर संधि। यहाँ पर स्वर संधि के चार भेद पहले हमने पढ़े। संधि के भेद तीन होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि के भी चार भेद है, जो प्रमुख भेद है उसके चार है। देखिए कौन कौन से हैं। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा। जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व दीर्घ स्वर हो तो बाद में आने वाले शब्द का प्रथम वर्ण समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। क्या बोला? देखिए इसमें दीर्घ संधि में जब पहले शब्द का, जो पहला शब्द है, उसका अंतिम वर्ण ह्रस्व हो या फिर दीर्घ स्वर हो तो बाद में आने वाला जो शब्द है, जो प्रथम वर्ण है, जो अगर वो भी ह्रस्व या दीर्घ ही हो तो दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा? फिर बड़ा स्वर बन जाएगा। यानी कि जब हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, प्लस से पहले ह्रस्व या दीर्घ हो और प्लस के बाद ह्रस्व या दीर्घ हो, कोई भी हो, लेकिन दोनों को मिला के बड़ा बनेगा। अगर प्लस से पहले हमें अ की ध्वनि आ रही है और प्लस के बाद भी हमें अ की ध्वनि आ रही है तो दोनों को मिला के आ होगा। जैसे अ आ प्लस अ। अगर आगे प्लस से पहले अ आ रहा है या आर आ रहा है और प्लस के बाद भी अगर अ है या आ है तो हमेशा दीर्घ बनेगा, हमेशा बड़ा ही बनेगा। तो क्या बनेगा? ये आ। दूसरा ई ई ई ई, दोनों को मिला के ई बनेगी। ऊ ऊ ऊ ऊ, दोनों को मिला के बनेगा ऊ। री 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 को मिला के री ही होगा। यह था। अब देखिए यहाँ पर आपको पता चलेगा कि प्लस से पहले क्या है और बाद में क्या है। देव प्लस आल्य, देवालय। अब देखिए देव, देव अगर हम इसको बोलेंगे तो इसको उच्चारण करेंगे तो देव में अ की हमें ध्वनि आ रही है और आल्य यहाँ पे आ है, तो अ जमा आ क्या बना? आ, देवालय। परि प्लस इक्षा, परीक्षा। यहाँ पे देखिए परि, यहाँ पे ई है और वहाँ पे प्लस के बाद ई है, तो ई प्लस ई, ये हो गया ई। गज जमा आनन, गजानन। यहाँ पे भी प्लस से पहले अ है और उसके बाद में आ है, अ और आ को मिला के बन गया दीर्घ स्वर आ, गजानन। कपि जमा इश, कपीश। ई जमा ई। सु जमा उक्ति, शुक्ति। उ जमा ऊ। कवि जमा इंद्र, कविंद्र। ई जमा ई। भानु जमा उदय, भानुद्य। उ जमा ऊ। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। अ जमा आ। गुरु जमा उपदेश, गुरुपदेश। उ जमा ऊ। मातृ जमा ऋणम, मातृणम।
री जमा री री। आगे है गुण संधि। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ आ हो तथा बाद में आने वाले शब्द का पूर्व वर्ण ई ई उ उ अथवा री हो तो दोनों वर्ण के स्थान पर क्रमशः ए ओ और अर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया इसमें, हम प्लस से पहले का और दूसरा दोनों शब्द हम पढ़ रहे हैं। अगर हम दोनों शब्द पढ़ रहे हैं तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है अगर उसमें हमें ध्वनि सुनाई दे अ और आ की, और जो दूसरा जो प्लस के बाद जो है उसमें हमें पहले स्थान पर जो ध्वनि सुनाई दे वो कौन सी, ई उ या री की, तो उसकी जगह हमारा क्या हो जाएगा, जैसे अ जमा ई तो हो जाएगा ए, अ जमा ई तो आई, तो ये क्या बन जाएंगे, ए ओ अर, ये हो जाएगा। देखिए जैसे अ जमा अ आ जमा ई ए हो जाएगा, अ आ जमा री अर हो जाएगा, अ आ जमा उ ओ हो जाएगा। देखिए उदाहरण के अनुसार समझते हैं हम इनको। यथा जैसे, सुर जमा ईशः सुरेश। अब यहाँ पे देखिए सुर का हम बोलेंगे, सुर का उच्चारण शब्द करेंगे तो र के बाद हमें अ का उच्चारण आ रहा है और जमा के बाद क्या है ई, तो अ जमा ई क्या हो गया, ए सुरेश। गण जमा इस गणेश, ये भी सुरेश की तरह ही है। यथा जमा उचितम, यथा, अब यहाँ पे देखिए यथा में आ की ध्वनि है और उचितम में उ, तो यानी कि आ जमा उ क्या बनेगा, ओ, यथोचितम। महा जमा उत्सव महोत्सव। वर्षा जमा ऋतु वर्षा ऋतु। वसंत जमा ऋतु वसंत ऋतु। रमा जमा ईश रमेश। आ जमा ई ए हो गया ये। चंद्र जमा उदय चंद्रोदय। अ जमा ओ हो गया। महा जमा ऋषि मह ऋषि। आ जमा री अर हो गया। महा जमा इश महेश। आ जमा ई ए हो गया। आगे है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि देखिए, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ हो तथा बाद में आने वाला शब्द का पूर्व वर्ण ए ऐ या ओ औ हो तो दोनों स्थान पर क्रमशः ऐ तथा औ हो जाएगा। इसमें क्या बोला वृद्धि संधि में, वृद्धि मतलब क्या होता है, बड़ा। यदि जब हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, प्लस से पहले वाला जो वर्ण है हम उसको बोलते हैं तो उसका अंतिम वर्ण जब हम उसका उच्चारण करेंगे उसका अंतिम वर्ण अ हो या फिर आ हो, और बाद में आने वाला शब्द और जो प्लस के बाद जो शब्द आ रहा है उसका जो पहला वर्ण है वो ए ऐ हो या फिर ओ औ हो, तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा या फिर औ हो जाएगा। देखिए उदाहरण के अनुसार समझते हैं। आ जमा ए ऐ ए हो जाएगा। आ जमा ओ औ हो जाएगा। यथा जैसे देखिए, सदा जमा एव सदैव। यहाँ पे देखिए सदा में उच्चारण हमने सदा का किया तो क्या है, यहाँ पे अंतिम वर्ण क्या आया, आ। एव ए का पहला वर्ण क्या आया, ए, तो सदा यहाँ पे आ और ए को मिला के क्या बन गया, ऐ सदैव। महा जमा ऐश्वर्यम महेश्वर्यम। परम जमा औदार्यम परमोदार्यम। एक जमा एक है एक है। महा जमा औषधम महोषधम। चौथा हम पढ़ेंगे यन संधि। यदि ई उ तथा री के बाद बिन स्वर आए, बिन मतलब अलग कोई स्वर आए, तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व तथा री के स्थान पर र हो जाता है। देखिए कैसे, ई य जमा असमान स्वर, ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर। उ व जमा असमान स्वर, उ को छोड़कर। री र जमा असमान स्वर, री को छोड़कर। उदाहरण के अनुसार देखते हैं हम। इति प्लस आदि, यहाँ पे देखिए प्लस से पहले इति, इसका उच्चारण हमने किया, यहाँ पे ई है और आदि आ है तो ई और आ को मिला क्या बना, इत्यादि। सु जमा आगतम स्वागतम। पितृ जमा आदेश पित्रादेश। प्रति जमा एकम प्रत्येकम। अनु जमा न अन्वय।
तो ये हमारी है संधि, जिसमें हमने स्वर संधि के 4 भेदों के बारे में पढ़ा। तो ये संधि बेटा आपको समझ में आ गई होगी। आप एक बार स्वर संधि का अभ्यास अवश्य करें। तो चलिए बेटा अब हम आरंभ करते हैं अपनी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बारे में जानते हैं। देखिए, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण कोई व्यंजन वर्ण हो तथा बाद में आने वाले शब्द का पूर्व वर्ण स्वर या व्यंजन वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, जब हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, प्लस से पहले, जमा से पहले जो शब्द होगा उसका वर्ण अगर व्यंजन हो और बाद में जो आने वाला है वो भी व्यंजन हो, तो दोनों के स्थान को हम जब बदलेंगे तो वो हो जाएगा व्यंजन शब्द। क्यों? वहाँ पे प्लस से पहले भी हम अगर उच्चारण करेंगे उसका शब्द का, वहाँ पे व्यंजन होगा, और बाद का, प्लस के बाद का जो शब्द का उच्चारण करेंगे वहाँ पे भी व्यंजन होगा, इसलिए हम उसको कहेंगे व्यंजन संधि। यह एक है म का अनुस्वार। म का देखिए यहाँ पर, यदि पहले पद के अंत में म आए और उसके बाद में कोई भी व्यंजन म का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाएगा। अगर जो हम प्लस से पहले का जो हम अगर उसमें म आए, बाद वाला जो अंतिम जो वर्ण है उसमें म आए और उसके बाद का भी कोई व्यंजन म हो तो उसका किस में होगा? वो फिर हो जाएगा अनुस्वार में। जैसे देखिए, पुस्तकम जमा पढ़ती, पुस्तकम पढ़ती। यहाँ पे देखिए, जमा से पहले पुस्तकम अनुस्वार है तो ये क्या हो गया? पुस्तकम पढ़ती। ये अलग अलग लिखे जाएंगे लेकिन ये एक साथ हो गए, पुस्तकम पढ़ती। सत्यम वदति, सत्यम वदति। कार्यम करोति, कार्यम करोति। विद्यालयम गच्छति, विद्यालयम गच्छति। लेखम लिखती, लेखम लिखती। दूसरा है प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ग वर्गीय व्यंजनों का प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प हो तथा बाद में होने वाले पद का प्रथम वर्ण कोई भी स्वर अथवा वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण या य, र, ल, व अथवा ह हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या बोला है? प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में, प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण पूर्व पद का अंतिम वर्ण व्यंजनों का पूर्व पद जो पहले का पद है वो उसका प्रथम वर्ण कौन सा हो गया? कवर का क हो गया, चवर का च, टवर का त, तवर का त और पवर का प। और बाद में आने वाला पद प्रथम वर्ण का कोई भी स्वर, पहला जो वर्ण है उसका कोई भी स्वर है या वर्ग का तृतीय चतुर्थी। वर्ग कौन सा? जैसे कवर्ग है, कवर्ग में क, ख, घ, घ तृतीय हो गया, चतुर्थ घ, तो घ और घ। और जैसे चवर का देखेंगे हम च, छ, झ और झ, तो तीसरा और जो चौथा वर्ण है वो हो तो या फिर यारा ल हो या फिर ह हो, तो पहले वर्ण अपने ही वर्ग का जो उसका वर्ग होगा, जो पहला वर्ण वो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। जैसे क, ख, घ में तीसरा वर्ण है घ, तो वो उसी में ही परिवर्तन हो जाएगा। प्रथम वर्ण में च, फिर स्वर वर्ण होंगे इसमें ध, ध, भ, भ। तृतीय वर्ग में क्या होगा? इसका तृतीय वर्ग ज। फिर है ट, य, र, ल, व, ह और ढ। त, प तृतीय वर्ण में आ जाएगा इधर ध और भ। उदाहरण देखते हैं हम इसके। देखिए, जैसे दिक जमा गज, दिग्गज। अज जमा अंत है, अजंतः। जगत जमा इश, जगदीश। तत् जमा दनम, तद्दनम। सत जमा जन, सज्जन। तो देखिए, इनमें जैसे दिक जमा गज, दिक ये क्या है? क, ये पहला वर्ण है। गज ये कौन सा वर्ण हुआ? कवर का तृतीय वर्ण हुआ। तो पहला और तीसरा वर्ण मिलके कौन सा बनेगा? तृतीय वर्ण ही आएगा, इसलिए क्या आया यहाँ पे? दिग्गज। वाग जमा ईशय, वागीशय। सट जमा आनन, सडानन। सुप जमा अंत है, सुबंत है। जगत जमा नाथ है, जगन्नाथ है। सर्व जमा उत्तम, सर्वोत्तम। तीसरा देखा त का ल में परिवर्तन,
त है, जब वो ल में हो जाएगा, देखिए यदि त के बाद ल हो तो त का ल में परिवर्तन होता है। तत् जमा लीनम, तल्लीनम। अब यहाँ देखिए जमा से पहले क्या है त और बाद में क्या है ल, तो त और ल से क्या बना ल। उत जमा लास, उल्लास। उत जमा लेख, उल्लेख। तत् जमा लिखितम, तल लिखितम। तो ये थी हमारी व्यंजन संधि, आपको समझ में आ गई होगी। तो व्यंजन संधि का भी आप एक बार अभ्यास अवश्य करें।